कोई भी मट्टी नाज़रीन ज़ाती तौर पे ज़रखेज़ नहीं होती, उस पे किसान की मेहनत और काविश उसको ज़रखेज़ बनाती हैं और उस लोहे को कोयला बना देती हैं। इस वक्त मैं जिस सेटअप पे मौजूद हूँ, मेरे साथ ओनर मुझे डेयरी का पाकिस्तान के या ज़िला पाकपतन के बड़े एक फार्मों में इनका शुमार है और अच्छा सेटअप है और तहसीन के काबिल इसलिए भी कि 5 साल कबल शुरू किया और आज माशाल्लाह बड़े अच्छे लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं और ताहद्दे नज़र आने वाले शेड भी मज़ीद इसी सिलसिले की एक अगली कड़ी है। मेरा नाम राव उस्मान गनी है, मेरा ताल्लुक़ आरिफवाला से है। मैं बुनियादी तौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और गुज़श्ता 5 सालों से इस डेयरी और एग्रीकल्चर के शोबे से वाबस्ता हूँ। सर जी, ये इनकलाब कैसे आया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर उठा और आके उसने गायों का सेटअप लगा लिया, जबकि वो तो एक मयारी बड़ा आउट था। बुनियादी तौर पे इस बात को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी मुलाजमत पेशा शख्स के सामने ये विजन ज़रूर होता है कि वो चाहता है कि कोई ना कोई अपना कारोबार करे। सही है। अब इस तनाजुर में हमारी भी ये कोशिश रही है कि जाहिर है कि आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको तलाश किया जाए और अपने कारोबार और अपनी चीज़ों को जो है अपनी ज़िंदगी अपनी तर्ज पर गुजारी जाए कि जिस तरह एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी मिट्टी पे जाके मेहनत करे। अभी आपने भी बात की, तो इसी तनाजुर में हमने कोशिश करते हुए एग्रीकल्चर के बिज़नेस के साथ इसको रिलेट किया। सही है। अगर आप एग्रीकल्चर का बिज़नेस करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर के बिज़नेस के साथ जो सबसे बड़ा बुनियादी मसला है वो आपको रूटीन में पैसों के आने का होता है। तो आप उसको मैनेज करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कोई ऐसा काम करें कि जिसमें आपको कोई फसलों की बुनियाद पर पैसे ना आए बल्कि जो है हफ्त रोज़ा बुनियादों पर आए। तो इसी के अंदर हमने ये कोशिश की कि कैसे पढ़े लिखे अंदाज में एक पढ़ा लिखा शख्स कैसे पढ़े लिखे अंदाज में एक पढ़ा लिखा शख्स जो है वो किसी जदीद तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए कैसे डेयरी फार्मिंग कर सकता है। तो इसी शौक़ ने, इसी विजन ने हमें जो है आगे बढ़ाया। हमने काफ़ी सारी जगह पे विज़िट्स किए, बहुत सारे दोस्तों से मालूमात इकट्ठी की, तो हमारे सामने आया कि एग्रीकल्चर के साथ मुतल्लिका जो बिज़नेस है वो डेयरी का है कि जिसके ज़रिए से आप अपने फाइनेंशियल्स को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपनी रूटीन को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। इसलिए फिर हमने इसका कदम उठाया और इस इनकलाब की तरफ गामज़न हैं। सर साथ ये भी बताइएगा कि एग्रीकल्चर में आप क्या क्या काश्त कर रहे हैं और कितने रकबे पे आपने किया हुआ है? बुनियादी तौर पे एग्रीकल्चर जो है वो उसका हमने जो ताल्लुक़ जोड़ा है वो डेयरी के साथ जोड़ा है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का एक मसला है, एक डेयरी इंडस्ट्री का मसला है कि डेयरी इंडस्ट्री जो है उसको खुराक चाहिए, तो एग्रीकल्चर के ज़रिए से हम खुराक तैयार करने की कोशिश करते हैं। जाहिर है कि जितने आपको साइलेज चाहिए, आपको जितना भी जो है वो खुराक चाहिए वो एग्रीकल्चर से ही आती है। तो हमने कोशिश की है कि हमारे पास इस वक्त 300 जानवरों का हर्ड मौजूद है, तो 300 जानवरों के हर्ड के लिए हम एग्रीकल्चर को प्लान कर सकें। तो तकरीबन 300 ही एकड़ हम आज काश्त कर रहे हैं और उसकी रूटीन कुछ इस तरह से है कि हम ये कोशिश करते हैं कि हम साइलेज अपना बनाएं, एक फसल साइलेज के लिए लें जिसे हम मौसमी फसल कहते हैं मकई की, और इसी तरह से एक फसल बहारिया की जो कि हम जिसका दाना वनडे में इस्तेमाल करने के लिए हम अपने पास रखते हैं, क्योंकि हम अपना वंडा खुद बनाते हैं तो इसलिए हमें दाना भी चाहिए होता है। तो इसी के साथ साथ इन दोनों फसलों के साथ जो तीसरी फसल का ताल्लुक़ बनता है तो वो आलू की फसल है। तो आलू की फसल को हम काश्त करते हैं कि हमारा जो साइकिल है ज़राअत का वो पूरा हो जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका इस वक्त फार्म के एक्सपेंसेस और जो रेवेन्यू है इसका कैसा तवाज़न जा रहा है, तो आप इसे कैसे मैनेज करेंगे? अखराजात क्या हैं आपके? बुनियादी तौर पे हर कारोबार के हवाले से अप्रोच ये होती है कि प्रोडक्ट का नॉलेज जो है वो आपके पास हो। आप जो भी आउटपुट जनरेट कर रहे हैं उस आउटपुट के हवाले से आपको पता हो कि मेरी ये आउटपुट जो है इसके ऊपर क्या ख़र्चा आता है, रनिंग कॉस्ट जिसे हम कहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई कपड़ा तैयार करता है, कोई गंदम लगाता है, तो उसे पता होना चाहिए कि मेरा 1 मन गंदम के ऊपर ख़र्चा क्या है, 1 किलो आलू के ऊपर ख़र्चा क्या है। इसी तरह डेयरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रनिंग एक्सपेंस को कैलकुलेट करने का जो बुनियादी तरीका है वो पर लीटर कॉस्ट है।
कि 1 लीटर पे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर क्या अखराजात आ रहे हैं। सही है। तो जो शख्स इस मेजरेबल अप्रोच से चलता है, जैसे कि हमारे पास इस वक्त 60 से 65 रुपये के दरमियान जो है वो ख़र्चा हमारा फाल करता है गर्मी सर्दी के अंदर, कि हम इतने अखराजात के ऊपर जो है अपनी, अगर हमारा हर्ड जो है वो 60% मिल्किंग और 40% नॉन मिल्किंग हर्ड के साथ अगर हम ग्रो करना चाहें तो हमारे 60 से लेके 65 रुपये के दरमियान अखराजात आ जाते हैं। सही है। अगर नॉन मिल्किंग हर्ड ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो ये है रनिंग एक्सपेंस। सही है कि आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि रनिंग प्रॉफिट्स हमारे इतने हैं। तो इस हवाले से आप डेयरी को देखें, और इसके साथ साथ मेजरेबल अप्रोच के हवाले से हमें ये देखना चाहिए कि और आउटपुट डेयरी की क्या है। सही है। डेयरी की दूसरी आउटपुट बच्चे हैं, बिल्कुल, और इसी तरह से डेयरी की तीसरी आउटपुट उनका फुजला या गोबर वगैरह है, जो कि नामियाती मादे के लिए आपकी फसलों में इस्तेमाल होता है। सर आप बताइएगा कि इस वक्त आपकी जो एक जानवर की एक दिन की पूरी कॉस्ट क्या है, एक जानवर की जो मिल्किंग पे है या नॉन मिल्किंग पे है, उसकी एक जानवर की एक दिन की कॉस्ट और एक माह की कॉस्ट क्या आती है? बुनियादी तौर पे इस सवाल का जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड देना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है कि मुख्तलिफ जानवरों की कॉस्ट मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं, आप इस चीज़ को इस तरह से समझ लें कि 30 से 35 लीटर देने वाला जानवर, 25 से 30 देने वाला जानवर, 20 से 25 देने वाला, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। इसी तरह से हम इन ग्रुप्स के हवाले से इनको खुराक देते हैं। ये नहीं है कि हम ये कह दें कि हम सबको जो है 500 की फीड देते हैं, 1000 की देते हैं। तो हमारा जो सबसे हायर ग्रुप है उसको हम तकरीबन 1100 रुपये की खुराक देते हैं। इसी तरह से दूसरे को 900 की, तकरीबन 700 की। तो मुख्तलिफ कैलकुलेशन के एतबार से हमारे मुख्तलिफ ग्रुप्स चल रहे होते हैं। मजमूई तौर पे पर लीटर कॉस्ट से कैलकुलेट हो जाती है और ग्रुप के एतबार से इस तरीके से। और इस वक्त आपकी पर लीटर कॉस्ट क्या है और किस रेट पे लीटर जा रहा है आपका? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 80 से 85 के दरमियान रेट फॉल करता है और 60 से 65 के दरमियान हमारी कॉस्ट आ जाती है। मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ कॉस्ट बनती है। गर्मी में कुछ ज़्यादा हो जाती है, रेट भी ज़्यादा हो जाता है। अगर एवरेज गर्मी और सर्दी की आप लगाएं इस वक्त के जो आपके एनिमल्स हैं इनकी, तो आपकी पर लीटर कॉस्ट 70 तक आ जाती है एवरेज में। 62.5 करें और उसको 82.5 करें, यानी मैंने जो आपको बताया है वो एक्यूरेट फिगर्स होंगी, अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि हमारी हर फीडिंग कैलकुलेटेड है। बिल्कुल, ये नहीं है कि साइलेज डाल रहे हैं तो तोले बगैर डाल रहे हैं। बिल्कुल, कोई अगर आप तारे मीरे का पाउडर भी डाल रहे हैं और नमक भी डाल रहे हैं तो वो भी वजन करके डाल रहे हैं। बिल्कुल, जब आप वजन करके डाल रहे हैं तो कैलकुलेशन दुरुस्त होंगी। हाँ बिल्कुल। अगर आप बगैर काटे बस काटते हैं ला के डाल देते हैं, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है कैलकुलेशन का, तो आपकी कैलकुलेशन हमेशा गलत होगी। सर एक माह में एक दिन की पूरी मिल्किंग इस वक्त क्या है और एक माह की पूरी मिल्किंग कितनी होती है, एक दिन की मिल्किंग कितनी होती है आपकी? हमारी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन लीटर्स के अंदर अगर हम बताएं तो तकरीबन 3000 के करीब प्रोडक्शन प्लस माइनस चलती रहती है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। कभी कोई इशू हो गया किसी जानवर को, कभी कोई बुखार है, कभी कुछ है, तो इसके प्लस माइनस में चलती रहती है। 3000 लीटर पर डे की। और ये कितने जानवर मिल्किंग पे हैं? तकरीबन इस वक्त हमारे 112-13 के करीब जानवर जो है वो इन मिल्क है। अच्छा सर जी, डेली की आपकी, जैसे आपने बताया कि 3000 लीटर आपकी जो पर डे एवरेज है मिल्क की, इसमें अगर आप एक्सपेंस माइनस करके डेली की प्रॉफिट को हम अगर शेयर करना चाहें, लोग की दास तो नहीं होंगे सर, लेकिन यह है कि जो रिस्क हलाल है उन्हें छुपाना भी नहीं चाहिए। हाँ जी, नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है, ये उन लोगों के प्रॉब्लम्स हैं। हाँ जी, कि जो अपने जो है असासे जो हैं वो किसी गलत रास्तों से हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस वक्त जैसे कि मैंने पहले बताया पर लीटर कॉस्ट के हवाले से, तो 20 से 21 रुपये के करीब हम अल्हम्दुलिल्लाह नफ़ा कमाते हैं 1 लीटर के ऊपर, जो कि आप अगर माहाना बुनियादों पर अगर उसका हिसाब करना चाहें जो कि 17 से 18 लाख रुपए के करीब बन जाता है माशाल्लाह। तो इस प्रॉफिटेबिलिटी के साथ जो है हम अगर काम को आगे बढ़ाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह काम तरक्की करता है। सर एक लास्ट चीज़, हर बंदा कहता है कि यार मैं ये काम क्यों करूं, इसका फ्यूचर क्या है,
तो आप फ्यूचर के बारे में कभी किसी रुकावट के और हालिया तौर पे गर्मी सर्दी में प्रोडक्शन में कभी कोई सेलिंग में कोई परेशानी हुई, हालिया कंडीशन और फ्यूचर ये दोनों को डिस्कस कीजिए। बुनियादी तौर पर जो जितनी भी खुराक की चीज़ें हैं, खुराक की चीज़ों का फ्यूचर हमेशा से सिक्योर रहा है, चाहे हालत जंग हो। अभी हालिया सूरत हाल के अंदर कोरोना गुजरा, आप देखें कि सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद रही, लेकिन एग्रीकल्चर और डेयरी इंडस्ट्री जो है वो बंद नहीं रही। सही है। इसीलिए इस कोरोना के बाद लोगों ने इस तरफ आने का रुझान जो है वो इसमें तेज़ी देखी गई। बिल्कुल। तो फ्यूचर के हवाले से फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक इंसान इस दुनिया पर मौजूद है, उसे खुराक की ज़रूरत है, दूध की ज़रूरत है, तो आपका फ्यूचर जो है वो इंशाल्लाह सिक्योर है, जो भी इस काम में आना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया सर, बड़ी नवाजिश आपने हमारे व्यूवर्स को, हमारे फॉलोअर्स को और बिल्कुल डेयरी लवर्स को बड़ी अच्छी मालूमात प्रोवाइड की, जिसके साथ अपने मेज़बान हाफिज़ काम को दें इजाज़त। आपको वीडियो कैसी लगी और सर की बातें कैसी लगी आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है। नई वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।